नमस्कार दोस्तों। कैलेंडर की तारीख बदल चुकी है। 2025 आप सबके साथ गुजर चुका है, लेकिन जाते जाते ये साल हमें कुछ ऐसे जख्म और कुछ ऐसे सवाल दे गया है जिनका जवाब शायद हमें अब 2023 में भी ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक लाइन में आज कह दूं तो 2025 वो साल था जब संसद से लेकर सड़क तक हर जगह सिर्फ टकराव ही था। साल की शुरुआत वक्फ के मुद्दों के शोर से हुई और साल का अंत वंदे मातरम पर सरकार की घबराहट के साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन हेडलाइन के पीछे एक ऐसी खबर थी जो पूरे साल हमारे लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटती रही। वो मुद्दा था वोट चोरी का मुद्दा। भाई साहब, जरा साल की शुरुआत में हम लोग चलते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं कि इस साल में आपको देखने को क्या क्या मिला। फरवरी का महीना था भाई साहब, दिल्ली में चुनाव का माहौल था। ठीक उसी वक्त 7 फरवरी को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बात दिल्ली की नहीं करते, वो बात करते हैं महाराष्ट्र की। वो एक ऐसा दाव भाई साहब चलाते हैं, दाव करते हैं जिसने सबको चौंका दिया था। राहुल गांधी साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की बाढ़ आ गई थी। अचानक 39 लाख नए वोटर लिस्ट में जुड़ गए। आप सोचिए, 39 लाख लोग, ये कोई छोटा मोटा भाई नंबर नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि राहुल गांधी के मुताबिक ये जो बड़े वे वोटर थे या वोट थे, वो सारे के सारे एनडीए के खाते में चले गए। राहुल गांधी ने तभी चेतावनी दी थी कि महाराष्ट्र में वोट चोरी का जो ये पैटर्न सेट हुआ है, अब बीजेपी इसे पूरे देश में इस्तेमाल करेंगी। बिहार में इसके खिलाफ यात्रा भी चली निकली, लेकिन चुनाव से ऐन पहले एसआईआर आ गया भाई बिहार में, और मामला फिर से एकदम उलझा दिया गया। अभी आप देख पा रहे हैं, बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, वहां भी एसआईआर चल रही है। लेकिन भाई साहब, आप याद करिए 7 अगस्त को क्या हुआ था। 7 अगस्त उसने तो होश ही उड़ा दिए थे भाई साहब। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने फिर मीडिया को बुलाया था। इस बार वो हवा में बात नहीं कर रहे थे, वो आंकड़े लेकर आए थे। उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा सीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आउट ऑफ 1 सीट इट्स ए हग इम्बैलेंस। सोचिए कि एक विधानसभा सीट पर 6,50,000 वोट थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि जांच करने पर पता चला कि वहां 1,02,50 वोटों की हेराफेरी हुई है। कांग्रेस ने इसे न्यूक्लियर बम भी कहा, और यह वाकई बम भी था भाई साहब। कायदे से चुनाव आयोग को जवाब देनी चाहिए था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए भी, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा शुरू किया भाई, तो वो ऐसे असहज हुए, ऐसे उलझे कि दोबारा उन्होंने सवाल का सामना करने की हिम्मत ही नहीं रखी। और यही सिलसिला यही नहीं रुकी भाई साहब, चलता ही रहा सिलसिला। फिर 5 नवंबर का दिन आया जब राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे हाइड्रोजन बम कहा गया। यह मामला हरियाणा चुनाव का था, आपको याद होगा। राहुल जी ने एक तस्वीर दिखाई, एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर, और सवाल पूछा, ये विदेशी महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही है। और वो भी एक जगह नहीं, 22 अलग अलग जगहों पर। आप अंदाजा लगाइए, 25 लाख फर्जी वोटरों का आरोप लगा। सरकार पर इतना दबाव बन गया, संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर चर्चा करनी पड़ी। लेकिन अफसोस, उस ब्राजीलियन मॉडल का सच क्या था, और वो 1 लाख वोट महादेवपुरा में कैसे गड़बड़ हुए, इसका जवाब सरकार भाई साहब, आज आप 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, सरकार आज तक देने पाई। दोस्तों, 2025 सिर्फ ईवीएम और वोटों के लिए याद नहीं किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, यह वही साल याद किया जाएगा खून और बारूद की गंदगी के लिए, गंद के लिए भाई। तारीख 22 अप्रैल याद होगा, जगह पहलगांव, एक आतंकवादी हमला होता है भाई, और 26 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है 22 अप्रैल को। ये सब पर्यटक थे जो कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे। पूरा देश गुस्सा में था। हमने सिंधु जल संधि निलंबित कर दिया, व्यापार रोक दिया। पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ भी खड़ा हुआ था उस वक्त। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया था। 4 दिन बाद सीज फायर हो गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसने हमारे स्वाभिमान को भाई साहब चोट पहुंचाई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मोदी जी को फोन किया और जंग रुकवा दी।
अब सवाल ये उठा, क्या हमने वाकई जंग अपनी मर्जी से रोकी या अमेरिका के दबाव में? विपक्ष ने पूछा भी कि जब सेना आगे बढ़ रही थी तो हम रुके क्यों? क्या ट्रंप का दावा सही है? सरकार ने इनकार किया, लेकिन ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैंने ट्रैफिक की धमकी दी थी। और ट्रंप ने सिर्फ धमकी नहीं दी थी, याद होगा आपको, उन्होंने करके भी दिखाया था। उन्होंने भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दावा बनाया था, दबाव बनाया था। और जब हम नहीं माने तो 25% का एक्स्ट्रा भारत पर टैक्स लगा दिया भाई। पहले 25% था, फिर 25% और, यानी कुल मिलाकर 50% का बोझ भारतीयों पर ऊपर थोप दिया गया। इतना ही नहीं, अगस्त में भाई साहब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत के डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था तक कह दिया। यह हमारे देश की बेइज्जती थी। राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा कि जिसे आप अपनी महान विदेश नीति कहते हैं, वहां अमेरिका हमें आंख दिखा रहा है। विदेश या विदेशी मोर्चे से अब घर की बात भाई साहब हम लोग करते हैं। 2025 कानूनों के लिए भी याद रखा जाएगा। वक्फ कानून पूरे साल एक सियासी फुटबॉल बना रहा। सरकार जेपीसी लाई, रिकॉर्ड 97 लाख सुझाव आए, लेकिन विपक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष जो है, चिल्लाता रह गया कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अप्रैल में बिल पास होकर कानून बन गया, राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई भाई साहब वक्फ बोर्ड में, लेकिन जमीन का विरोध जो था इतना जबरदस्त था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, सुप्रीम कोर्ट में 60 याचिकाएं लगी, तब जाके अंततः 15 सितंबर को भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सरकार कानून तो ले आई पर लागू नहीं कर पाई। और साल के आखिरी में सरकार ने गरीबों से सबसे बड़ी उम्मीद मनरेगा पर भी भाई हाथ डाल दिया। एक नया बिल आया, विकसित भारत जी राम जी। सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। कांग्रेस ने कहा यह गांधी से नफरत का सबूत है, लेकिन नाम से ज्यादा खतरनाक था इसका गणित। इसको भी मैं थोड़ा आपके सामने रख ही देता हूं। भाई साहब, पहले मनरेगा की मजदूरी का पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार दिया करती थी। अब जब ये नए कानून आए, नए कानून का गठन हुआ, तो 40% इसका पैसा राज्य सरकार को अब देना होगा। जरा सोचिए, जिन राज्यों के पास अपने कर्मचारी को तनख्वाह देने का भाई पैसा नहीं है, वो ये 40% कहां से लाएगा? और अगर राज्य पैसा को नहीं दे पाया तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, यानी रोजगार की जो गारंटी अब गारंटी नहीं रही। ऊपर से बुआई और कटाई के सीजन में 60 दिन काम रोकने का नियम भी बना दिया भाई साहब। विपक्ष सही भी कह रहा था, यह मजदूरों के पेट पर लात मारने जैसा है। हक की लड़ाई सिर्फ मनरेगा तक सीमित नहीं रही भाई साहब। लद्दाख आपको याद होगा, उसको भी थोड़ा मैं आपके सामने रख ही देता हूं। सोनम वांगचुक आपको याद होगा, हाँ जी वही सोनम वांगचुक जो पर्यावरण के लिए लड़ते हैं। उन्हें भी सितंबर में जाकर के एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया गया। लेह में हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए। एक तरफ सरकार की कमेटियां उनके काम की तारीफ करती है और दूसरी तरफ उनकी ही पुलिस उन्हें देशद्रोही बताती है। ये कैसा विरोधाभास है भाई। और आखिर में मणिपुर, आप इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मणिपुर याद होगा आपको, 2025 से बहुत उम्मीद थी हम लोगों को कि मणिपुर शांत होगा, लेकिन भाई 2 साल हो गए हैं, वहां की आग अभी तक बुझ नहीं पाई, सरकार भी नहीं बन पाई। अब कहा जा रहा है कि 2026 में देखेंगे। शीतकालीन सत्र में सरकार वंदे मातरम पर बहस करना चाहती थी, राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना चाहती थी, लेकिन खुद अपने ही जाल में भाई गिर गई। तो दोस्तों, ये मैंने पूरा रखा 2025 का असली चेहरा आपके सामने। एक तरफ हम दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप हमें डेड इकोनॉमी कह रहा है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल निकल आती है। एक तरफ हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ मनरेगा मजदूर के हक पर कैंची भाई साहब चला दी जा रही है। सवाल बहुत है और जवाब एक भी नहीं है, जवाब सब गायब है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में हमें इन सवालों के जवाब मिलेगा? क्या वोट चोरी की निष्पक्ष जांच होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम सही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपके साथ डेली जुड़ रहे हैं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, तो इस चैनल को आप भाई साहब सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर भी करिएगा व्हाट्सएप में। दोस्तों फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नए तेवर के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।